हेलो प्यारे बच्चों, दिस इज़ मनोज कुमार एंड यू आर वॉचिंग माय चैनल फिजिक्स गुरु एम कुमार। तो बच्चों, हम आज अपने इस चैनल पर स्टार्ट करने जा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड की 9th क्लास की फ़िज़िक्स। और 9th क्लास की फ़िज़िक्स आपकी एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 8 से। यानी आपका जो पहला चैप्टर है एक्चुअली फिजिक्स का देखें तो वो है चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। और इस चैप्टर का बच्चों आज रहेगा लेक्चर नंबर 1। तो बच्चों मन लगा के शुरू से पढ़ते हैं, बड़ा आनंद आएगा। बच्चे बड़ा फिजिक्स से डरते हैं कि फिजिक्स बड़ा कठिन लगती है, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ने वाला चाहिए और पढ़ाने वाला चाहिए, तो फिजिक्स में आनंद ही आनंद है बच्चों। तो घबराइए मत, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। जो हम यहाँ पढ़ाएंगे आप नोट करेंगे वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके। हम यहाँ डेफिनेशंस भी लिखेंगे, बहुत कुछ मिलेगा आपको, बड़ा आनंद आएगा। तो बच्चों हम समय को वेस्ट नहीं करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं आपके चैप्टर 8 को जिसका नाम है मोशन। तो इस चैप्टर में बच्चों हमें मोशन के बारे में सीखना है। तो अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे, सबसे पहले इस चैप्टर के नाम को सीख लेते हैं। यानी चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? मोशन। तो हम पहले सीखते हैं मोशन। क्या सीखना चाहते हैं? मोशन। लेकिन बच्चों मोशन अकेले नहीं सीख सकते कि हम डायरेक्ट आए और मोशन आपको सिखाने लगे। मोशन को सीखने से पहले आपको रेस्ट भी सीखना पड़ेगा। क्या सीखना पड़ेगा? रेस्ट। एक्चुअली होता क्या है बच्चों, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बॉडीज़ हैं, किन की बात कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स कह लें या बॉडीज़ कह लें, जो भी ऑब्जेक्ट हैं, बॉडीज़ हैं। ऑब्जेक्ट आपको बुक में ऑब्जेक्ट लिखा मिल जाएगा, बॉडी लिखा मिल जाएगा, बॉडीज़ लिखा मिल जाएगा। मतलब इन ऑब्जेक्ट और बॉडीज़ का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट और बॉडी कुछ भी हो सकता है। ट्री हो सकता है, कैंडल हो सकती है, चेयर हो सकती है, पर्सन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है XYZ। वो सब क्या है? टेबल हो सकती है, आपका हाउस हो सकता है। ये सब ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। ये ऑब्जेक्ट हैं, ये बॉडी हैं। बॉल हो सकती है, कार हो सकती है, बस हो सकती है, ट्रेन हो सकती है। ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं, बॉडीज़ हैं। तो ये दो स्टेट में हो सकती हैं बच्चों, दो कंडीशन में हो सकती हैं, दो अवस्थाओं में हो सकती हैं कि या तो ये रेस्ट में होंगी या मोशन में होंगी। तो अकेले मोशन नहीं सीख सकते, तो सबसे पहले हम रेस्ट सीखेंगे, फिर मोशन सीखेंगे। लेकिन इन दोनों को भी नहीं सीख सकते। अब आप कहेंगे सर क्या सीख सकते हैं, आप तो ये कह देते हैं कि नहीं सीख सकते। तो बच्चों रेस्ट और मोशन को समझने से पहले हमें, इन दोनों चीज़ों को समझने से पहले हमें पोजीशन समझनी पड़ेगी। पोजीशन कि पोजीशन क्या होती है? पोजीशन का मतलब लोकेशन से होता है बच्चों। पोजीशन कह लें, या आप मोबाइल चलाते हैं, आप गूगल पर अपनी लोकेशन शेयर कर देते हैं। कोई व्यक्ति आपसे एड्रेस पूछ रहा है, आपके घर आना चाह रहा है, कह रहे सर लोकेशन शेयर कर दीजिए, लोकेशन सेंड कर दीजिए। तो आप अपनी लोकेशन भेज देते हैं। तो आप जब अपनी लोकेशन भेजते हैं उसको बाया नेट के थ्रू, नेट के द्वारा, गूगल मैप के द्वारा, तो वो आप अपनी लोकेशन जो भेजते हैं, आप अपनी पोजीशन भेज रहे होते हैं बच्चों, कि हम कहाँ पर हैं। तो पोजीशन क्या है कि हम कहाँ पर हैं। तो बच्चों अभी समझाएंगे रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। लेकिन इन दोनों को समझने से पहले पोजीशन समझ लें। क्रम से पढ़ें। अगर विज्ञान को, फिजिक्स को, साइंस को क्रम से पढ़ेंगे, इन अ सीक्वेंस में पढ़ेंगे, तब समझ में आती है। एक टॉपिक छोड़ के एक टॉपिक पढ़ोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो पोजीशन एक तरीके से क्या है? लोकेशन। अब चलिए डिटेल में हम इस पोजीशन की चर्चा कर लेते हैं बच्चों। और पोजीशन को समझने से पहले भी एक चीज़ और समझनी होगी, लेकिन अभी शुरुआत कर देते हैं, नहीं बच्चे अभी बोर होने लगेंगे। तो देखें बच्चों पोजीशन का क्या मतलब है। जैसे आप ये मान के चलिए कि ये एक मंदिर है, बहुत फेमस मंदिर है। क्या है? टेम्पल। भाई सीबीएसई बोर्ड के बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं तो हो सकता है मंदिर न जाने। क्या है बच्चों? ये मंदिर है।
ये है एक मंदिर, मान लो शिव जी का मंदिर है। किनका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। बहुत फेमस मंदिर है, इसका कोई भी नाम दे सकते हो, महाकालेश्वर मंदिर या कैलाश मंदिर, कोई भी नाम हो, बहुत फेमस मंदिर है ये। इस मंदिर का एक व्यक्ति यहाँ खड़ा होता है, एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, मान लो ये व्यक्ति है ए, ये व्यक्ति यहाँ खड़ा हुआ है। एक दूसरा व्यक्ति आता है राम, ये इससे पूछता है कि भाई शिव जी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये कहता है कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो ये पोजीशन हो गई इसकी यहाँ से ए के रेस्पेक्ट में, ए के रेस्पेक्ट में इसकी पोजीशन हो गई 5 किलोमीटर, यानी जहाँ ए खड़ा हुआ है पर्सन, उसके लिए मंदिर 5 किलोमीटर दूर है। यानी यहाँ से पॉइंट ए से, इस पॉइंट को ए मान लेता हूँ, इसको या इसको, तो ये कहाँ पर है? मंदिर 5 किलोमीटर दूर पर है। तो बच्चों किधर हुआ? आपको एक डायरेक्शन भी बता देते हैं, आप ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि जो आपने अब तक पढ़ी होंगी डायरेक्शंस पढ़ी होंगी, तो वो जो डायरेक्शंस होती हैं, आपने 4 डायरेक्शन पढ़ी हैं, 4 दिशाएं पढ़ी हैं कि इधर को ईस्ट, इधर को वेस्ट, ये फिक्स हैं, हम इधर ही मानते हैं। हम किधर मुंह खड़े होकर के देखेंगे तो अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन जब बोर्ड पर या नोटबुक पर जब रिप्रेजेंट करेंगे तो ये फिक्स है। इधर ईस्ट नहीं लिख सकते बच्चों, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, पूरब इधर, पश्चिम इधर, ऊपर नॉर्थ यानी उत्तर और नीचे साउथ यानी दक्षिण। तो किधर को है बच्चों? टुवार्ड्स वेस्ट, 5 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। पाँच किलोमीटर दूर हो गई इसकी पोजीशन, समझ गए? अब एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, अब इसके पास, ये कहाँ खड़ा है? बी पॉइंट पर। इसके पास भी एक आदमी आता है, मान लो श्याम आता है। श्याम इससे पूछता है कि भाई शिव जी का मंदिर कहाँ है? तो ये कहता है कि भाई यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चले जाइए। अब 2 किलोमीटर किधर जाए? इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए, इधर जाए। डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। जो डायरेक्शन जो बताई जा रही है, जो डायरेक्शन, अब बच्चों प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो जाती है, डायरेक्शन या डायरेक्शन समझते चलना। तो अब ये क्या कहेगा? ड्यू टू नॉर्थ, कि नॉर्थ में 2 किलोमीटर चले जाइए तो आपको शिव जी का मंदिर मिल जाएगा। तो बच्चों इस मंदिर की पोजीशन भिन्न भिन्न जगह से, यानी डिफरेंट जगह से डिफरेंट है। यहाँ पर कोई खड़ा है, यहाँ कोई खड़ा है सी पॉइंट पर, ये पॉइंट सी है। यहाँ एक व्यक्ति आके पता पूछता है कि भाई शिव जी का मंदिर कहाँ है, इससे पूछ रहा है। तो ये कहता है भाई यहाँ से चले जाइए 3 किलोमीटर दूर। किधर? ईस्ट में। तो मंदिर एक ही है, लेकिन डिफरेंट पॉइंट से उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन डिफरेंट है। तो बच्चों किसको सही माने? तो सही उत्तर क्या है? 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर? तो बड़ा कंफ्यूजिंग बात है। एक ही ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट होगी। तो अब फिजिक्स में हम एक क्वेश्चन के कई आंसर तो लिखेंगे नहीं, हमें यहाँ निश्चित करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा, हमें सर्टेन होना पड़ेगा कि हम उसको फिक्स कर सकें पोजीशन को। तो अब हम ये कहें, अब इस व्यक्ति से पूछा जाए कि भाई मंदिर कहाँ है, कि 5 किलोमीटर दूर, कि 2 किलोमीटर दूर, कि 3 किलोमीटर दूर, किसकी बात सही माने? ये अधूरी हो गई। 5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 3 किलोमीटर दूर अधूरी बात है, ये गलत है। कोई बात समझ में नहीं आ रही, किधर जाएं, कितने किलोमीटर किधर को जाएं। हम ये कहें कि ए के रेस्पेक्ट में 5 किलोमीटर दूर है, बी के रेस्पेक्ट में 2 किलोमीटर दूर है, सी के रेस्पेक्ट में
3 किलोमीटर दूर है, यानी 3 के रेफरेंस में सी के रेफरेंस में 3 किलोमीटर दूर, बी के रेफरेंस में 2 किलोमीटर दूर, ए के रेफरेंस में 5 किलोमीटर दूर। तो बच्चों पोजीशन को डिसाइड करने से पहले हमें एक पॉइंट चूज़ करना पड़ता है। तो हमें ये जवाब देना होगा पोजीशन बताने के लिए। जैसे जब कोई व्यक्ति हमारे घर की लोकेशन पूछता है तो हम उसको लोकेशन अपने घर से भेजते हैं, तो हमने अपना घर फिक्स कर लिया ना, तो वो हमारा हो गया रेफरेंस पॉइंट। अब यही सीखना है आपको, रेफरेंस पॉइंट। इसको बिना सीखे कुछ समझ में नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगी, सब अधूरी हो जाएगी बात। तो रेफरेंस पॉइंट अगर ए है तो मंदिर 5 किलोमीटर दूर है, बात सही हो गई। रेफरेंस पॉइंट बी है तो मंदिर 2 किलोमीटर दूर है। रेफरेंस पॉइंट सी है तो मंदिर 3 किलोमीटर दूर है। विद डायरेक्शन बताओगे कि ईस्ट में, कि नॉर्थ में, कि वेस्ट में। क्लियर हुई बात। तो एक पॉइंट हमें फिक्स करना पड़ेगा कि हम बात कहाँ से कर रहे हैं। जब हम अपने घर का पता बताते हैं तो अपने घर की लोकेशन के हिसाब से ही तो उसको शेयर करेंगे अपनी लोकेशन। तो हमारा घर रेफरेंस पॉइंट हो गया। बच्चे इसको नहीं समझ पाते भाई, सीधी बात है। रेफरेंस पॉइंट के हम कहाँ से बात कर रहे हैं, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ से देख रहे हैं, वही हमारा क्या है, रेफरेंस पॉइंट। तो इसकी अभी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ बच्चों, उससे पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें जिससे चीज़ें समझने में आसानी होगी। तो रेफरेंस पॉइंट बच्चों क्या हुआ एक तरीके से। अब रेफरेंस पॉइंट इज़ अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट। वो पॉइंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। जो रेफरेंस पॉइंट है वो ज़रूरी नहीं है पॉइंट होगा बच्चों। आपने अपने घर का पता बताया, अपने घर से जो व्यक्ति आपके घर से 2 किलोमीटर दूर था, तो अपने घर को आपने रेफरेंस पॉइंट माना। आपका घर पॉइंट नहीं है, हाउस है, ऑब्जेक्ट है, बॉडी है। तो रेफरेंस पॉइंट कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, कोई ट्री हो सकती है, कोई बस या कोई लैंडमार्क हो सकता है। जैसे हम ये कह देते हैं कि भाई वहाँ आ जाइए कि एक गेस्ट हाउस है, बालाजी गेस्ट हाउस है, उसके बराबर गली है, उसके अंदर से होके आ जाइए। तो हम कोई जगह बताते हैं उसको। तो जिस जगह के सापेक्ष, जिस स्थान के सापेक्ष बात कर रहे हैं, जिसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, वही हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो चलिए बच्चों को डेफिनेशंस भी चाहिए समझने के लिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो पोजीशन बच्चों एक ही ऑब्जेक्ट की डिफरेंट रेफरेंस पॉइंट से या डिफरेंट प्लेसेस से डिफरेंट हो सकती है, होती ही है डिफरेंट प्लेसेस से। तो पोजीशन फिक्स नहीं है। इसी तरीके से बच्चों रेस्ट और मोशन जो आपको पढ़ाई जाती हैं क्लास में, फिक्स पढ़ा दी जाती हैं, वो पूरी तरीके से सही नहीं पढ़ाई जाती, वो भी फिक्स नहीं है। अभी समझ में आएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट इमीडिएटली। तो बच्चों आप ये सीख गए कि पोजीशन क्या है। अब एक अपनी व्यवहारिक भाषा में भी सीख लीजिए, अपनी मातृभाषा में भी सीख लीजिए कि पोजीशन के कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी हम पोजीशन निकाल रहे हैं कि वो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, वही उसकी पोजीशन है। यहाँ है तो ये इसकी पोजीशन हो गई, यहाँ है तो ये इसकी पोजीशन हो गई। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ये इसकी पोजीशन है, यहाँ आ गया तो पोजीशन बदल गई, जगह बदल गई ना। एक तरीके से उसका जो स्थान है जहाँ पर है वो क्या है, उसकी पोजीशन। तो चलिए अब अभी हमने रेफरेंस पॉइंट की बात की बच्चों। तो रेफरेंस पॉइंट समझ तो गए आप, लेकिन बच्चों को नोट्स भी बनाना है तो मैं यहाँ डेफिनेशन लिखता हूँ बच्चों। रेफरेंस पॉइंट, स्क्रीनशॉट लेके आप इसको नोट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अ रेफरेंस पॉइंट, अ रेफरेंस पॉइंट इज़ अ पॉइंट, पॉइंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और ऑब्जेक्ट। बात समझते चलना कि जो रेफरेंस पॉइंट है वो पॉइंट भी हो सकता है और क्या हो सकता है बच्चों, ऑब्जेक्ट। कोई बॉडी भी हो सकती है, बस, ट्रेन, कुछ भी, ट्री, रिवर, एरोप्लेन, अर्थ, मून, स्टार, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट और ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू विच, ये कहेंगे जिसके रेस्पेक्ट में बात की जाती है, विद रेस्पेक्ट टू विच
द पोजीशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट कह लें या बॉडी कह लें, द पोजीशन ऑफ एन, ग्रामेटिकली देखें तो ऑब्जेक्ट से पहले एन आएगा। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या बॉडी इज एक्सप्रेस्ड, ठीक है बच्चों, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं, डिफाइन करते हैं कि उसकी पोजीशन एक्सप्रेस्ड। तो अ रेफरेंस पॉइंट इज अ पॉइंट और ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सप्रेस्ड। तो ये रेफरेंस पॉइंट हो गया। रेफरेंस पॉइंट कुछ भी हो सकता है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट समझ गए। आगे अभी और बात होगी रेफरेंस पॉइंट की, रेस्ट की, मोशन की। अभी हमने पोजीशन के लिए रेफरेंस पॉइंट माना, मोशन के लिए भी हमें रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा, तो इससे पीछा छूटने वाला नहीं है बच्चों आपका। अब चलते हैं रेस्ट पर और मोशन पर। तो बच्चों मोशन समझनी है, लेकिन हमने कहा था कि मोशन को समझने से पहले रेस्ट समझना पड़ेगा। अब होता क्या है बच्चों, पहले आसान शब्दों में समझें, सरल, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर उससे थोड़ा कठिन, फिर और कॉम्प्लेक्स, तब आनंद आएगा। धीरे 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 सीढ़ी बाई सीढ़ी चलिए। तो रेस्ट क्या है, हम क्या कह देते हैं बच्चों, अपनी भाषा में समझिए कि जो चीज़, जो वस्तु, जो ऑब्जेक्ट, जो बॉडी अपनी जगह पर फिक्स है, रुकी हुई है, वो रेस्ट में है, यही तो कह देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, डेफिनेशन बाद में लिख देंगे बच्चों, अभी समझ लें, समझना ज़रूरी है, फिजिक्स को लिखना इतना ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल रेस्ट को समझना है कि ये आपका घर है, आप इस घर के अंदर बैठे हुए हैं कुर्सी डाल के। आपके घर के आगे एक पेड़ खड़ा है बच्चों, बहुत सुंदर सा, खूबसूरत सा पेड़ है, ट्री। इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो सकता है पेड़ न जानते हों। ये क्या है बच्चों, ट्री है, ट्री है। यहाँ पर आप बैठे हुए हैं इसके अंदर, या खड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, आप इसको देख रहे हैं। तो आपने देखा कि 4 बजे ये पेड़ यहीं था, उसकी पोजीशन यहाँ से फिक्स थी, पोजीशन नहीं बदल रही। जैसे आपका जो घर है वो इस पेड़ से, या पेड़ आपके घर से 100 मीटर दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पर है, 100 मीटर की डिस्टेंस पर। तो आपने देखा कि 4 बजे भी ये 100 मीटर पर था, 5 बजे देखा तब भी यहीं था, 6 बजे देखा तब भी यहीं था, 8 बजे देखा तब भी यहीं था, अगले दिन देखा, आज संडे है, मंडे को देखा तब भी वहीं था, ट्यूसडे को देखा तब भी वहीं था, फिर फ्राइडे को देखा तब भी वहीं था। 1 हफ्ता हो गया, 1 वीक हो गया, फिर आपने जनवरी में देखा फिर भी वहीं था, फरवरी में देखा फिर भी वहीं था, पूरी साल देखा वहीं था। यानी ये रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में। यानी इसकी पोजीशन नहीं बदल रही, जो इसकी पोजीशन है वो फिक्स है। पोजीशन कैसी है, फिक्स्ड है, बदल नहीं रही पोजीशन। तो ये किस में हो गया, रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू, विद टाइम। पोजीशन फिक्स है विद टाइम। टाइम बच्चों कभी नहीं रुकता, इस संसार में समय ही ऐसा है जो कभी नहीं रुकता, अनवरत चला जा रहा है, कॉन्टिन्यूसली, नो गैप, नो ब्रेक, कोई आराम नहीं करता, कभी थकावट नहीं होती, चलता चला जा रहा है रेगुलर इंटरवल में। तो टाइम के रेस्पेक्ट में देखते हैं, अगर टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बढ़ रही, ना कम, मतलब बदल नहीं रही, चेंज नहीं हो रही, फिक्स है, नो चेंज, पोजीशन में नो चेंज, तो हम क्या कह देते हैं कि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। तो डेफिनेशन लिख दें, यही तो कहते हैं। अभी धीरे धीरे समझते चलेंगे बातों को। तो डेफिनेशन क्या हुई बच्चों, डेफिनेशन लिखनी है, एन ऑब्जेक्ट, इतना समझ गए कि अगर पोजीशन नहीं बदल रही है तो वो बॉडी रेस्ट में है, विद रेस्पेक्ट टू दिस। अभी आप कहेंगे इसके रेस्पेक्ट की बात करने की क्या ज़रूरत थी, अभी समझ में आएगा। अभी मैंने क्या कहा था, पहले आसान बात, अभी देखना एक जादू दिखाएंगे आपको, बड़ा अच्छा जादू। तो ये बॉडी
ये ट्री रेस्ट में है, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट, ठीक है ना। व्हेन ये अलग, इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन कह सकते हैं या लोकेशन भी कह सकते हैं। इट्स पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू, जल्दी जल्दी लिखें बच्चों ना, विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, आसपास की जो सराउंडिंग है, विद रेस्पेक्ट टू, ये बात थोड़ी देर में समझ में आएगी। सराउंडिंग, अभी टाइम वाली बात तो बताई दी। विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, with respect to surroundings, with respect to its surroundings, when it does not change its position with respect to its surrounding with time। टाइम की तो बात मेन है बच्चों, टाइम के रेस्पेक्ट में ही तो बात हो रही है। तो बॉडी किस में हो गई? रेस्ट में। समझ गए ना बात? बहुत सिंपल सी डेफिनेशन। या आप सिंपल भी लिख सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम, इतना भी लिख सकते हैं, वो भी सही है 9th लेवल पर। समझ गए ना? अ बॉडी या एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। टाइम बढ़ रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदल रही, टाइम बदल रहा है पोजीशन नहीं बदल रही, रेस्ट में हो गई। ठीक है, बात समझ गए? आपके घर के आगे बिजली का खंभा गड़ा हुआ है, बिजली का पोल, इलेक्ट्रिक पोल गड़ा हुआ है, या टेलीफोन वायर का पोल खड़ा हुआ है, वो भी रेस्ट में है। आपका मकान जहाँ है वहीं है, ये तो है नहीं मंडे को यहाँ था, संडे को यहाँ हो गया, ट्यूसडे को यहाँ हो गया, ऐसा तो नहीं होता। वो भी फिक्स है अपनी जगह पर, तो वो भी किस में है? रेस्ट में है। ठीक है ना? तो रेस्ट समझ गए, डेफिनेशन लिख ली। बोलें, लेकिन बात अधूरी है बच्चों, खुश मत हो ना, थोड़ी देर बाद बताएंगे सरल सरल बात। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। हाँ तो बच्चों, अब मोशन की बात करते हैं, तो मोशन इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें पोजीशन चेंज नहीं हो रही थी, और मोशन कब होगी? जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के रेस्पेक्ट में विद टाइम, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती है। कि अभी यहाँ है कोई ऑब्जेक्ट, अभी पोजीशन यहाँ है, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ये होगी मोशन में। जो भी ऑब्जेक्ट चल रहा है अपनी आसान भाषा में, तो वो क्या कहलाता है? मोशन में है। मोशन क्या है? कि बॉडी जब मूव करती है, द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। अगर सिंपली डिफाइन करें तो क्या कहेंगे? द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोशन। जैसे ट्रेन दौड़ रही है, बस चल रही है सड़क पर, आप दौड़ रहे हैं, ठीक है, बाइक चल रही है, साइकिल चल रही है, यानी उसमें मूवमेंट है, तो वो क्या है? मोशन है। लेकिन बच्चों ये एक फिजिक्स की लैंग्वेज नहीं हुई, ये हमारे समझने की, बिना पढ़े लिखे व्यक्ति को समझाना है, वो डेफिनेशन हो गई। लेकिन हम अच्छी सी परिभाषा लिखेंगे। अभी हमने रेस्ट क्या बताया? कि जब बॉडी की पोजीशन उसके टाइम के साथ नहीं चेंज होती, बदलती नहीं है, चेंज नहीं होती, तो वो रेस्ट में होती है, और अगर चेंज होगी तो वो मोशन में होगी। वही डेफिनेशन है। उस सेंटेंस को, जो नेगेटिव सेंटेंस था, उसको एफर्मेटिव कर देना है। इतनी तो इंग्लिश ग्रामर आती होगी आपको। जो सेंटेंस हमारा नेगेटिव फॉर्म में था, उसको एफर्मेटिव फॉर्म में लिख देना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। An object is said to be in motion when, क्या लिखेंगे?
अभी तो हमने लिखी थी बच्चों, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस, वहाँ लिखा था डज नॉट चेंज, अब यहाँ उल्टा कर देंगे, व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन with respect to its surroundings. जगह नहीं बची बच्चों, पूरी कर लेना, सराउंडिंग्स, विद इट्स सराउंडिंग्स, विद रेस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, विद टाइम। ओके बच्चों, विद टाइम, तो वो किस में कहलाएगी? मोशन में कहलाएगी। अगर सीधी सी बात भाई, अगर पोजीशन चेंज हो रही है तो मोशन में, पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो रेस्ट में, तो ये हो गई मोशन। समझ गए ना? अब इतना, अब देखो, अब कहेंगे आप हाँ सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आया, लेकिन आधी बात सीखे हैं आप। क्या सीखे हैं? आधी बात। अभी हमने कहा कि पोजीशन, अब हमें ये बात करनी है बच्चों कि कोई बॉडी हमेशा रेस्ट में है तो रेस्ट में ही होगी क्या? मोशन में है तो मोशन में ही होगी क्या? मतलब जैसे पोजीशन अलग अलग रेफरेंस पॉइंट से अलग अलग दिख रही थी थोड़ी देर पहले बताई, क्या सर मोशन भी और रेस्ट भी अलग अलग जगह से अलग अलग दिखेगा या एक सा ही रहेगा? यही सीखना है जड़, जो क्लास में नहीं पढ़ाया जाता बच्चों। तो देखें, एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक बात बताइए बच्चों, तो रेस्ट और मोशन तो समझ गए, एग्ज़ाम्पल क्या हुआ? अ मूविंग ट्रेन, अ मूविंग बस, फॉर एग्ज़ाम्पल मूविंग ट्रेन, मूविंग बस, उड़ती हुई तितली, फ्लाइंग बटरफ्लाई, या उड़ती हुई चिड़िया, लेकिन तितली अच्छी सुंदर होती है बच्चों तो मैंने बटरफ्लाई लिख दिया है, ठीक है ना? रेसिंग कार, कार दौड़ रही है, ट्रक दौड़ रहा है, तो वो सब मोशन में है। अब बच्चों यहाँ समस्या आती है कि रेस्ट और मोशन को समझेंगे, मतलब मोशन को अब डिटेल में कैसे समझें। तो वैसे 9th क्लास के लेवल पर हो सकता है कि मुझे समझाना नहीं चाहिए बच्चों, लेकिन थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि यहाँ रेफरेंस पॉइंट की बात करेंगे। जैसे आप एक कल्पना करें बच्चों, क्या कल्पना करेंगे कि ये है एक सड़क, रोड। ये क्या है बच्चों? मैंने सड़क कह दिया, हिंदी भी बोल जाता हूँ बच्चों, रोड। और इस पर जा रही है एक बस। क्या जा रहा है बच्चों? एक बस जा रही है। क्या जा रही है? बस। और इस बस में दो व्यक्ति बैठे हैं, एक यहाँ बैठा है कुर्सी पर, ठीक है, एक यहाँ बैठा है। ए बी, एक पर्सन ए, एक पर्सन बी। ये बस है बच्चों, इस बस में जा रहे हैं ये लोग, ठीक है। तो यहाँ रोड पर एक पर्सन खड़ा है सी। तो सी के लिए बच्चों ये भी मोशन में हो गया, ये भी मोशन में चलते हुए नज़र आएंगे। अगर हम सी की बात करें, सी को रेफरेंस पॉइंट माने, तो सी के लिए यानी विद रेस्पेक्ट टू सी, ए किस में है? मोशन में। और बी किस में है? मोशन में। या एक की बात कर लेते हैं, ये दोनों मोशन में से चलते हुए लगेंगे। आप समझ रहे हैं, एक बस जा रही है, आप स्कूल के लिए जा रहे हैं, आप अपनी बस का इंतज़ार कर रहे हैं और आपके स्कूल की बस नहीं आती, उससे पहले किसी दूसरे स्कूल की बस आ जाती है, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, वो बस वहाँ से निकल जाती है, तो उसमें जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं सब आपको मोशन में लगेंगे कि मोशन में हैं। लेकिन बच्चों
अभी हमने कहा कि बी किस में है, मोशन में। लेकिन अगर हम ए से पूछें भाई कि बी मोशन में है कि रेस्ट में है, तो ए के लिए बी रेस्ट में है, उससे हाथ मिलाए रहेगा, उसे ऐसा लगेगा कि मेरे पास रेस्ट में बैठा हुआ है। समझना ध्यान से। सी के लिए बी मोशन में, लेकिन ए के लिए बी रेस्ट में। ए के लिए विद रेस्पेक्ट टू ए, बी किस में हो गया, रेस्ट में। देखो अभी हमने बी को मोशन में लिखा और बी को रेस्ट में भी लिख दिया, तो रेफरेंस पॉइंट बदल गया। तो डिफरेंट रेफरेंस, तभी तो हमें रेफरेंस पॉइंट चुनना पड़ेगा कि सी के रेस्पेक्ट में तो बी मोशन में है, लेकिन ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। आप समझ रहे हैं ना। आप बस में जा रहे हैं, आपकी मम्मी आपके साथ बैठी हैं, तो आपकी मम्मी आपके साथ बैठी हैं, दौड़ थोड़ी लगा रही हैं बच्चों, आपके लिए तो रेस्ट में है। जितना आप चल रहे हो उतना आपकी मम्मी चल रही हैं। अगर वो बस के अंदर टिकट लेने जाती हैं तब मोशन में आएंगी। अगर आपके साथ सीट पर बैठी हैं तो ये आपकी मम्मी हैं, आपके साथ बैठी हैं, कहीं चल फिर नहीं रही हैं, बस सीधी बस चल रही है, फिर भी आपके लिए आपकी मम्मी आपके लिए रेस्ट में हैं। मोशन में होती तो आपको छोड़ के नहीं चली जाती, रेस्ट में ही तो हैं। तो एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा। तो हमारी बात गलत हो जाएगी। एक कह रहा है कि मोशन में, एक कह रहा है रेस्ट में, कौन सा उत्तर सही मान है? अधूरी बात। तो हमें ये बताना पड़ेगा कि किसके रेस्पेक्ट में। तो विद रेस्पेक्ट टू ए तो बी रेस्ट में, तो हमारा ए रेफरेंस पॉइंट हो गया कि इस पॉइंट के लिए बी रेस्ट में है। और अगर सी के लिए बात कर रहे हैं तो बी हमारा मोशन में हो गया। या बात समझ आ गई? या ऐसे समझ लें, इस सड़क के किनारे एक सुंदर सा खूबसूरत सा एक पेड़ खड़ा हुआ है। क्या खड़ा है बच्चों? पेड़, ट्री। ये ट्री है टी। तो अगर सी क्या है? खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग पोजीशन है, ये चल नहीं रहा है। अब बताएं जरा, ये वाला ट्री सी के लिए ये जो ट्री है वो रेस्ट में हो गया। अब इसे ए के लिए जो ट्री है वो मोशन में हो गया। हो गया कि नहीं? आप कल्पना करें, आप सड़क पर खड़े हैं। देखिए मैं यहाँ खड़ा हूँ, ये सड़क है, और मुझसे दूर एक पेड़ खड़ा है, तो वो रेस्ट में लग रहा है। मैं खड़ा हूँ, उस पेड़ को देख रहा हूँ बच्चों, पेड़ को देख रहा हूँ, और पेड़ वहीं के वहीं है, रेस्ट में है। अब मैं बैठ गया बस में, अब बस चलने लगी तो मुझे वो पेड़ पीछे चलता हुआ लगेगा। आप टूर पे जाते हो, पिकनिक मनाने जाते हो, तो सड़क के किनारे जो पेड़ होते हैं ऐसा लगता है पीछे दौड़ रहे हों, तो मोशन में होते हैं। तो बच्चों रेफरेंस पॉइंट का खेल समझ में आ गया। तो कोई बात पूरी तब तक नहीं होगी जब तक रेफरेंस पॉइंट नहीं समझ लोगे। तो अब उम्मीद है कि जब भी बात करो तो रेफरेंस पॉइंट की बात ज़रूर करना, लेकिन 9th में इतना आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ फिक्स पॉइंट की ही बात होगी। और यहाँ 9th क्लास में, किस क्लास में? 9th क्लास में, 9th स्टैंडर्ड की बात करें तो आप जो रेफरेंस पॉइंट लोगे वो ओरिजिन लोगे। अभी समझा दूंगा। ओरिजिन अभी समझ में आ गई है, आगे के लिए छोड़ दी, जिससे आपके मन में जिज्ञासा बनी रहे, क्यूरियोसिटी की, ये क्या बता रहे हैं सर। तो बच्चों ध्यान रखना, एक ही ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। आपका घर भी मोशन में हो सकता है। आपका घर है यहाँ, आपका घर यहाँ है, यहाँ से एक बस जा रही है इस सड़क पर, इसमें जो बैठा है उसके लिए आपका घर चलता हुआ नज़र आएगा। पीछे को बस इधर जा रही है, ऐसा लगेगा घर पीछे जा रहा है। जब और आपके लिए, आप यहाँ खड़े हैं सड़क पर, तो आपके लिए ये घर रेस्ट में हो गया। समझ गए ना चक्कर? रेस्ट का और मोशन का खेल ख़त्म। यही जादू सिखाना था। तो चलिए ज़्यादा चक्कर मत पड़िए। अब हमने आज बच्चों क्या देखा कि मोशन क्या है। अब मोशन केवल इतनी नहीं है,
तो मोटी बात पर आ जाएं, छोटी छोटी मोटी बातें, कि जब वस्तु चल रही होती है, मूवमेंट में होती है, तो उसको हम मोशन कह देते हैं। अब मोशन ऐसी ही थोड़ी होगी बच्चों, स्क्रीनशॉट लें फिर आगे बात करेंगे। अब बच्चों हम थोड़ी देर के लिए मोशन को ऐसे समझते हैं, मतलब इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग, कि मोशन बच्चों एक फिक्स नहीं होगी कि उसका ट्रैक एक ही हो। मोशन कैसी भी हो सकती है। अब हो सकता है कि कोई ऑब्जेक्ट बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जा रहा हो, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इधर चल रहा है स्ट्रेट लाइन में ऐसे, तो ये लीनियर मोशन हो गई, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में गति। मोशन भाई ऑब्जेक्ट किसी भी रास्ते पे चल सकता है, स्ट्रेट रास्ता भी हो सकता है, टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। मोशन सीधी सीधी थोड़ी होगी बच्चों, पंखा ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। इस ऑब्जेक्ट का, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है उसका जो रास्ता है, उसका जो पाथ है, जो उसका मार्ग है, वो कैसा है? स्ट्रेट, सीधी रेखा। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। कोई बॉडी ऐसे जा रही है जैसे सीधी पटरियां हों ट्रेन की, और ट्रेन सीधी जा रही है, तो वो क्या हो गई? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये भी तो हो सकता है कि कोई बॉडी ऐसे चक्कर लगा रही हो, जैसे हमारी अर्थ सन के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रही है, ऐसे साल में एक चक्कर लगा लेती है, ऐसे करके चक्कर लगा रही है, ऐसे चक्कर लगा रही है बच्चों, ऐसे चक्कर लगा रही है कि नहीं लगा रही है ऐसे। तो ये कैसी मोशन हो गई? ये भी मोशन है, ये भी मोशन है, ये सर्कुलर मोशन हो गई। समझ रहे हैं? सावन का महीना चल रहा है बच्चों, आपको पता है इस समय कौन सा महीना चल रहा है? अगर हम अपने हिंदू पंचांग से देखें तो कौन सा महीना चल रहा है? श्रावण मास का, सावन जिसको कहते हैं। तो आप लोग क्या करते हैं? झूला झूलते हैं सावन में। सावन में क्या करते हैं? ऐसे झूला लटका होता है, ये झूला क्या करता है? इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर, मैरी गो राउंड। ये ऑसिलेटरी मोशन हो गई। कैसी मोशन हो गई? ऑसिलेटरी मोशन। आप यहाँ से यहाँ आते हैं, फिर यहाँ आते हैं, वाइब्रेशन होते हैं, ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है ना? कैसी मोशन है? ऑसिलेटरी। सावन में झूला झूलते हैं, ये भी मोशन है, ये भी मोशन है, ये भी मोशन है। हम अपने स्कूल से अपने घर आ रहे हैं, ये है हमारा स्कूल, ये क्या है? हमारा स्कूल, और हम अपने घर आ रहे हैं। तो रास्ता बिल्कुल सीधा थोड़ी होगा बच्चों, ऐसे हो सकता है, फिर इधर गए, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ये भी मोशन है। समझ रहे हैं? तो मोशन बहुत टाइप की हो सकती है बच्चों। लेकिन बच्चों इस पर मुझे एक बात ध्यान आ गई, सावन का जो झूला है कितना अच्छा लगता है, झूला झूलते हैं। वैसे लड़कियां झूलती हैं बच्चों, लेकिन जब मैं छोटा था मैं भी झूलता था, ठीक है ना? तो एक बहुत सुंदर सा गाना है, उसकी एक लाइन सुन लीजिए। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा मनोरंजन भी ज़रूरी है। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। चलिए खैर छोड़िए, गाना वाना छोड़ें। तो ये ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, तो ये मतलब बहुत सारी मोशन होती हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन, ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। आपको 9th लेवल में, अभी आप छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने हैं, तो आपको सीधी सीधी मोशन पढ़ाई जाएगी बच्चों। तो आपको 9th क्लास में पढ़नी है एक स्ट्रेट लाइन में मोशन, इसकी बात करेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, और भी पढ़ेंगे। 2D डायमेंशन, 2D मोशन पढ़ेंगे। ये बंडी हो गई, वन डायमेंशन, एक ही डायमेंशन, एक ही डायमेंशन है, या तो इधर जाएगी या इधर जाएगी, एक ही डायमेंशन है। 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन,
बहुत सारी मोशन पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको केवल ये पढ़नी है, ये नहीं पढ़नी, ये नहीं पढ़नी। ठीक है ना बच्चों? तो 9th क्लास में आपको एक स्ट्रेट लाइन पर, जैसे सवाल में दिया होगा कि एक बस है वो 40 किलोमीटर आवर की स्पीड से जा रही है, उसमें एक्सेलरेशन इतना है, इस तरीके से सवाल होंगे, तो वो सब इस सीधी मोशन के लिए होंगे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। आप बोर हो गए होंगे। अब कल से, आज तो बच्चों हमने केवल पाठ के नाम को समझाया, अब कल समझेंगे कि मोशन को स्टार्ट करेंगे कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या क्या टर्म्स, क्या क्या बातें हमें पढ़नी हैं, डिस्टेंस पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट, कल क्या क्या पढ़ेंगे बच्चों, पाथ लेंथ पढ़ेंगे। मैं लिख देता हूँ, किताब से पढ़ के आइए वीडियो देखने से पहले। पाथ लेंथ पढ़ेंगे, जिसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं, एक ही बात है ये, और ये एक ही बात है। डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड पढ़ेंगे, वेलोसिटी पढ़ेंगे। हो सकता है ये सब ना पढ़ पाएँ तो कुछ तो पढ़ ही लेंगे, ये दोनों तो पढ़ ही लेंगे कल के लेक्चर में। तो बच्चों अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे अगला वीडियो जब भी मैं डालूंगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके बच्चों, मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक।